नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आज एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर हाजिर हूँ। हालांकि आप सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच गई होंगी, परंतु आप जैसे कि जानते हैं हमारा एक डीप एनालिसिस रहता है और मैं उसी के साथ पहुंचा हूँ। और दोस्तों, देरी के लिए खेद है क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफ़ी दिन बाद में आपको नज़र आया हूँ। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि लगातार जो हमारी ऐप पे काम हो रहा है, तो उसमें मैं बड़ा बिजी सा रहता हूँ सुबह से शाम तक उस ऐप पे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट पे काम किया जा रहा है। अभी टारगेट फार्मासिस्ट जो कोर्स हमने अवेलेबल करवाया है ऐप पे, उस पर बहुत तगड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो उसके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहती है और साथ में जो हमारे क्वेश्चंस जो है या फिर आप टेस्ट सीरीज कह सकते हो, उन पे काम हो रहा है। खैर, आप अगर विजिट करना चाहो तो दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों ने 2 5 6 रोज पहले जो देखा होगा, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का कि द गैजेट ऑफ इंडिया में, और इन्होंने ये बताया है कि भैया ये जो हमारे असिस्टेंट फार्मासिस्ट जिसकी बात करें हम, एएसआई की, है ना, सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए ये गैजेट आया था हमारे लिए। यहाँ से काम का सीधा सीधा सा मैं आपको बताता हूँ, 57 पेज पे आता है। और ये 57 पेज हमारा, यहाँ से हम ये पहुंचे और अब हम इसमें देखें तो ये रहा हमारा 57। और इस 57 में आप पाओगे यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट है 230, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेड ऑन वर्कलोड। कि आगे चलकर 230 में से ये कितनी विज्ञप्ति निकालेंगे ये डिपेंड करता है वर्कलोड पे, ठीक है। ये नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। और अगर बात करें पे स्केल की तो ये लेवल 5 का है। और इसमें भी इन्होंने कुछ एक दे रखा है, 25 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये दिखा दिया है। और इसमें क्या जरूरी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम हमारी ये पीडीएफ निकाल ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपके सामने है ये द ऑफिशियल मैंडेट, है ना। क्या है ये हमने बता दिया। ये ग्रुप सी के लिए आपके पास एक गैजेट ऑफ इंडिया दिखाया था मैंने, और पब्लिकेशन 29 जनवरी 2026 को हुआ है। और जो स्कोप है 87 पेज नोटिफिकेशन है इसका। और इसमें ये बताया गया है, ये कोई मतलब बढ़िया जानकारी है, परंतु देखने वाली ये है कि मेडिकल स्टैंडर्ड और लीगल एथिकल, अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्या रह सकता है इसमें। एक ना इनका बीएसएफ का जो होता है ग्रेड रहता है, शेप 1 शेप 2 इस तरह से। तो ये सबसे टॉप क्वालिटी का मेडिकल जो लेवल होता है शेप 1, आपको उसमें ही जाना पड़ेगा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आप बाहर हो जाओगे, या फिर किसी और तरह का आपके इश्यू है तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। अगर आप फुल्ली फिट है जो ये मांगते हैं इस शेप 1 के तहत, तो ही आप पास होगे। रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट, सर्विस, कंट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, हर एक चीज के लिए रहेगा आपके लिए, चाहे आप अपॉइंटमेंट है, सर्विस है, या फिर इंटरनल प्रमोशन जिन लोगों का हो रहा है। अब दूसरी तरफ क्या है, लीगल एथिकल डिस्क्वालिफिकेशन किसको किया जा सकता है। इसमें ये हो सकता है इन एलिजिबल इफ एंटर्ड इनटू ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए लिविंग स्पाउस। अगर आप ऐसी किसी शादी में एंट्री कर जाते हैं जिसके ऑलरेडी, मान लो अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मान लेते हैं कि आप नायक हैं उस पूरी फिल्म के, और आपके जीवन की नायिका है, उसने पहले से शादी करवा रखी है, और आप उससे शादी कर लेते हैं नायिका से, परंतु उसने अपना डाइवोर्स जो है वो अभी तक दिया नहीं है, या उनका कंप्लीटली कोर्ट के माध्यम से सेपरेशन नहीं हुआ। तो आप तो भाई साहब जाने अनजाने में वो जो होता है ना, वो मेहमान बन गए उनके धक्के वाले, तो आपको बाहर किया जा सकता है। दूसरा, इनएलिजिबल इफ ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज वाइल ओवन स्पाउस इज स्टिल लाइव। ये भी हो सकता है कि आपकी जो है धर्मपत्नी अभी तक इस धरती पे जीवित हो और आप किसी दूसरी महिला से शादी कर लें, और वो अनएथिकल तौर पे होती है, आपको छुपा लेते हैं डेटा, तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो एक बार आप रोक के रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, उम्र के 25 साल के आसपास के हैं, तो अभी तक शादी हुई नहीं है भाई साहब, क्योंकि पहले जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक छोकरी नहीं मिलेगी। अब हम दूसरे पे आते हैं। क्या इसमें हम कुछ एक और चीज देख लेते हैं, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए क्या 165 सेंटीमीटर चाहिए। स्पेशल एरिया जैसे आसाम, हिमाचल प्रदेश, जे&के पहाड़ों में क्या होता है, लोगों की हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है, तो इसीलिए उनको 162.5 है। और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए 160 है। नॉर्थ ईस्ट के लिए या गोरखा के लिए 155 ही होती है। और अगर चेस्ट की बात करो, ये जो है पुरुषों के लिए है, चेस्ट की बात करो तो एक्सपेंडेड यानी 75 सेंटीमीटर। आपका जो सीना है वो बिना फुलाए 75 होना चाहिए। जब आप सांस भीतर भर लेते हैं तो उसके बाद आपका 80 हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। ये बात कहना चाह रहे हैं। अब क्या है इसके बाद,
इसके बाद आता है वेट एंड बीएमआई। वेट जो है वो इनके अकॉर्डिंग रहेगा, बीएमआई क्या है 20.7 के आसपास होनी चाहिए। जब हम आगे चलकर क्लास बताएंगे तो इसमें जो बीएमआई जो रेंज होती है ना, वो इसमें ये रहती है कि भाई साहब एक तो होता है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और फिर ओबेसिटी, ये रेंज रहती है। इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं फार्मेसी में कि ओवरवेट वाला कौन सा होता है, तो 25 से 30 होता है। ओबेसिटी वाला कौन सा होता है, तो 30 से स्टार्ट हो जाता है, परंतु 35 to 40 तो हाई पीक पे रहता है बीएमआई। ठीक है, अब देखो क्या है द प्राइमरी अपॉर्चुनिटी एएसआई है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें, फार्मासिस्ट की कितने पद हैं, 230 पद हैं। अगर ये आपको पूरी पीडीएफ चाहिए ना तो दिए गए डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से फार्मा गुरु लिखें और इसके आगे 9 लगा दें, स्पेस मत लगाना। कैसे करोगे, फार्मा गुरु 9 लगा देना और टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे ये वीडियो। अब देखो क्या है, 230 पोस्ट है, बीएसएफ जंगल ग्रीन, ये इसका नोटिफिकेशन का नाम है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ये ग्रुप सी की जो है कैटेगरी की है। अब देखते हैं कि इसमें जो पे स्केल लेवल है वो क्या है, तो 29,200 से 92,300 ये पे स्केल की बात करा है। अप्रोक्सीमेट सैलरी 50-60 हजार रुपए लगते ही मिल जाती है, 48,000 के आसपास। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपने कहा कि सर हमारे पास, अभी आप देखोगे 100 बेड के एक्सपीरियंस का एक चक्कर पड़ा हुआ है इसमें, वो कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। पहले हम बता देते हैं 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। आप डिप्लोमा कर पाओगे तो आपने डिप्लोमा कर लिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर 1948, किसी भी स्टेट से हैं चाहे, है ना, किसी भी स्टेट से हैं, आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब ये 3 चीजें अगर डी फार्मा की है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो अगला देखो क्या है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट। क्रिटिकल कंडीशन ये हो सकती है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस मस्ट बी 100 बेडेड हॉस्पिटल, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब आप लोगों ने देखा होगा ये 100 बेड के एक्सपीरियंस का लगभग किसी बच्चे के पास होता नहीं है, मोस्टली 90% फिल्टर लग जाता है, परंतु आज तक बीएसएफ ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो सर इस बार ऐसा क्यों कर दिया, हो सकता है गैजेट में इन्होंने डाल दिया हो, क्योंकि अभी तक जो मेडिक होते हैं, मेडिक उनको कहा जाता है जो 12th कर लेते हैं और बाद में वो किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। वो करते जैसे किसी 100 बेड के हॉस्पिटल में वो साल भर 1.5 साल भर नौकरी करते हैं, बाद में वो सीधा क्या आते हैं, जीडी के थ्रू आते हैं, और जाते ही उनको जीडी में नहीं रखा जाता, उनको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पे रख दिया जाता है। तो जो एएसआई होता है उसका हेल्पर यानी असिस्टेंट के तौर पे काम करता है वो आदमी, तो वो क्या होता है, वो मेडिक होता है। उनके लिए 100 बेड का अभी तक तो बहुत जरूरी था, परंतु इस बार फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने डाला है। पर मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं दोस्तों, एक चीज याद रखना, एक होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे आप एसेंशियल ड्रग पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जरूरी जो क्वालिफिकेशन होती है, ऐसा नोटिफिकेशन में मिल जाता है, गैजेट में ऐसा ही लिखा होता है, परंतु जब नोटिफिकेशन आता तब चीजें ऐसी होती है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या पाओगे, इसमें देखोगे 12th आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप पाओगे डी फार्मा होनी चाहिए, है ना, या फिर आप बी फार्मा होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, एक ये आ जाती है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए उस 1948 के तहत। तो ये क्या है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। परंतु एक होती है डिजायरेबल। अब ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसमें ये डाल देते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या होता है, उसमें ये क्या डाल देते हैं कि भाई साहब आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास ऐसा एक बठिंडा से कॉल आया था, वो बच्चा पीजी चंडीगढ़ फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा था, और उसके फादर साहब और वो दोनों ही कंफ्यूज हो रखे थे। बोले साहब हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा बच्चा फॉर्म भी अप्लाई कर चुका है। तो मैं बता दूं ये जरूरी क्वालिफिकेशन होती है, बहुत जरूरी, है ना, और ये होती है डिजायरेबल। यानी जब आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जहां पर 2 कैंडिडेट हैं, आप और एक दूसरा, तो सबसे पहले तो उम्र का तकाजा देखा जाता है, यानी उम्र किसकी ज्यादा होती है। अगर सेम नंबर आ गए आपके पास, मान लेते हैं आपके 55% आए, दूसरे बच्चे के भी 55 आ गए, तो दोनों का क्या होता है, पहले देखा जाता है कि उम्र का तकाजा क्या है। अगर उम्र ज्यादा जिसकी होगी उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर फिर भी कुछ एक और टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे किसके नेगेटिव ज्यादा किए हुए हैं या कुछ ऐसा, परंतु अगर ऐसे पचड़े में ना फंसे वहां का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो वो सीधा कह देगा कि जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप दोनों में से जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको रख लिया जाएगा, क्योंकि ये डिजायरेबल है, वो उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा है अंदर से कि हमारे पास
कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होल्डर आना चाहिए। तो ये 2 तरह की क्वालिफिकेशन अक्सर एग्जाम में आप एम्स में भी देखोगे, वहां पे भी डिजायरेबल में लिखा जाता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना, मस्ट बी प्रेफर्ड होता है, शुड बी कुछ भी ऐसा लिख के प्रेफरेंस दिखा देते हैं, एक्सपीरियंस रहता है। अब हम बात करें कि भैया इसमें ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस का, और अगर हम बात करें हमारी एज क्राइटेरिया की, तो जो मैक्सिमम एज होती है वो 25 दे रखी है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, इसके बाद क्या होगा कि इसमें अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें महिलाओं के लिए शायद होता है एज रिलैक्सेशन, तो उनको अलग से मिलता है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के हैं आप, तो आपको अलग से मिलेगा, SC ST के हैं तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये क्या है, ये 40 वर्ष तक है। डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन क्या है, 40 वर्ष तक है। तो जो भी आपका भारतीय संविधान जो आपको इजाजत देता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आते हैं एक जरूरी मुद्दे पे। वो जरूरी मुद्दा क्या है दोस्तों, वो ये है कि हमारे साहब ये बताएं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात मैं करूं दोस्तों, आज तक की बात करूं तो ये 2 हिस्सों में बंटा था। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास सामने, 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। 80 क्वेश्चन आएंगे फार्मेसी के, और ये जो फार्मेसी के आएंगे मैं इस पे कभी बाद में डीप एनालिसिस करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 20 आएंगे नॉन फार्मा के, और ये नॉन फार्मा में क्या रहता है, इसमें कुछ एक करंट अफेयर रहता है, प्लस में आपका रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, और इसी करंट अफेयर में आप कह सकते हो कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री टच या कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये रहता है, और ये हमारा फार्मेसी रहता है। फार्मेसी में आपको मैं बता दूं 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी तक। अब इस बार कुछ नया कर देवे तो पता नहीं 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन कैसे होता है। सीधा सीधा ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है, जैसे स्टेटस एपिलेप्सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, या फिर मैं आपको कहूँ किसी दूसरे ऐसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग, जो है क्लास ऑफ ड्रग क्या है इसका, या सीधा कहूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर कुछ भी जैसे मॉर्फिन का साइड इफेक्ट पूछ सकता है वो आपसे, या फिर बिलियरी कॉलिक पेन होता है उसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, नाइट्रेट देते होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे, जैसे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फार्मेसी का रहता है, और ये हमारा नॉन फार्मेसी का रहता है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि 230 में से कितनी वैकेंसी आएगी। 230 में से दोस्तों हो सकता है 110 आ जाए, हो सकता है 150 आ जाए, वो डिपेंड करता है कि उनको वर्कलोड पे क्या है। ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी जो है आपके सामने फैब चल रहा है, अगर मैं कहूं मार्च अप्रैल मई, तो ये मई के बाद आप लोग कभी भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात होती है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के अगले 2 महीने में एग्जाम करवा देते हैं। तो आप लोगों को आज से ही तैयारी रखनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सुदृढ़ ढंग से करें। आपको बिल्कुल टारगेटेड होना चाहिए कि मुझे यही करना है। आज ही आपको दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे भागे जा रहे हैं। मैं कहता हूं 4 बजे उठो, परंतु फार्मेसी को बांचो, फार्मेसी को पढ़ो, जितना हो सके MCQ लगाओ, क्योंकि जब तक तुम पेपर पास नहीं करोगे तब तक तुम भाग के कर भी क्या लोगे। तुम, मैंने मान लिया तुम हुसैन बोल्ट हो भाई साहब, है ना, तुमने नीरज को भी पीछे छोड़ दिया, चोपड़ा को भाला फेंक में तो तुम ऐसे हो, तुम फेंकने में वैसे भी मान हो सकते हो, परंतु मैं ये कहता हूं जब तक तुम फार्मेसी को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए पहले फार्मेसी को साधो, सुबह उठकर भागने की जल्दी मत करो, है ना। जब वक्त आएगा तो आपको बहुत अच्छा समय दिया जाएगा। इतना फिजिकल मुश्किल नहीं होता है। मेरे बहुत सारे मित्र और स्टूडेंट लोग भी लगे हुए हैं, तो आप बेफिक्र रहें। मैं आपको कह रहा हूं अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर लें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नितिन सर के साथ करनी है, तो हमारे लिंक में जो है आप एक टेलीग्राम चैनल देखोगे, मैंने बता दिया, उसका नाम है फार्मा गुरु 9, और फार्मा गुरु 9 की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम देखें कि फार्मा गुरु 9, अब जब यहां तक आ ही गए हो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट भी सुन लो। फार्मा गुरु 9 टेलीग्राम चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार कोर्स को चेकआउट करके देखें, एक बार जरूर देखें कंटेंट कैसा है, क्या है। बहुत एकदम लेटेस्ट आज तक के जितने सवाल आए हुए हैं वो सब आपको कोर्स की थ्योरी में मिलेंगे। उसमें एक टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पर सिर्फ हाई लिख के भेजना है और अपना सवाल पूछ लेना है। मैं आपको जल्दी ही इसका आंसर दे दूंगा। और तब तक के लिए शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई जो है कोई सीरीज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।